नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मिशन को फतेह करने के लिए बीजेपी का रामनगर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 29 जून तक होने वाले इस शिविर में विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा के लिए सिलसिलेवार 7 सत्रों में मंथन होगा। पार्टी के दिग्गज राज्य की 2 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति भी बनाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में प्रदेश सरकार में दायित्व बांटे जाने पर भी विचार हो सकता है। पार्टी के चिंतन शिविर में भाग लेने सीएम तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस दौरान शामिल हुई। आपको विदित है कि चिंतन बैठक आज 27 तारीख, कल 28, परसों 29, इन 3 दिनों में हम लोग चिंतन बैठक के माध्यम से प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरे 2022 का जो चुनाव है उस चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। ये जो हमारी बैठक है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना के संक्रमण काल में लगातार निरंतर जो सेकंड वेव आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन पार्ट 2 इस अभियान को लेकर और नीचे तक पूरी ताकत के साथ काम करता हुआ नजर आया। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी 3 दिवसीय चिंतन शिविर यहां पर शुरू किया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस दौरान इस चिंतन शिविर में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, 29 जून तक ये शिविर चलेगा और इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो सीएम के अलावा जो मंत्रीगण हैं या कह सकते हैं विधायक जो हैं, उन्हें यहां पर क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पर भी यहां मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मीडिया प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल सीएम ने कोविड के कारण अपनी जान गंवा चुके पत्रकारों के परिवारों की मदद की घोषणा करी है। उन्होंने ऐसे पत्रकारों के आश्रितों को सम्मान दिए जाने और उनके परिवार में से एक सदस्य को योग्यता के अनुसार किसी सरकारी विभाग में संविदा या उपनल के माध्यम से नौकरी दिए जाने की घोषणा करी। वहीं पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पत्रकार जगत में खुशी की लहर है। और साथ ही अभी विश्वजीत जी ने कहा, जैसे मैंने उसमें तय किया कि जो और के लिए हम तय कर रहे हैं तो पत्रकार भी हमारे, मैंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको भी अपना पहले स्थान पर रखते हुए हमने देने का काम किया जो उन तक पहुंचा है। और साथ ही अभी विश्वजीत जी ने कहा, जैसे नेगी ने, कि उनके परिवार का जो कमाने वाला था और जिनके पीछे परिवार चलता था वो चला गया। प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों के बाद भी एक बार फिर से राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानों के खुलने का वक्त 5 बजे से 7 बजे तक तय किया गया है और इस दौरान पर्यटक स्थल केवल 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को ही खुलेंगे, जबकि जिम और कोचिंग सेंटर भी 50% कैपेसिटी के साथ में यहां पर आने वाले दिनों में खोले जाएंगे। भारत नेपाल सीमा पर 1.5 साल पहले शातिराना अंदाज में हुई ट्रक चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बरेली आसाम रोड से चोरी किया हुआ ट्रक बरामद कर लिया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 28 फरवरी साल 2020 को मुख्यता निवासी मकरंदपुर माधोटाड़ा का पीलीभीत रोड स्थित वर्कशॉप के सामने से एक ट्रक चोरी हो गया था। तब से ही पुलिस ट्रक की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। वहीं पर उधम सिंह नगर एसएसपी ने भी इस खुलासे में अहम भूमिका निभाते हुए पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा करी।
साइड में कहीं इसको काटने के ले जा रहे हैं। तुरंत इसमें हमारी टीम गई, गाड़ी को रिकवर हमने कर दिया है। इम्तियाज़ जो तत्कालीन ड्राइवर था उसको बुला करके गाड़ी की पहचान करा ली गई है। उसका एंगल जिस पर पहले येलो कलर का था, एंगल उसने खुद लगवाया, उसको उसने पहचान लिया। अब इसने कलर चेंज कर दिया। पीछे डाले पर जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था उसको खुर्चा गया है। स्टेशन में इंजन नंबर को काट करके अलग किया गया, आपको दिखा दिया मैंने, तो वो भी प्रमाणित है। इन सारी चीज़ों से ये प्रमाणित हो जाए गाड़ी हुई है। तो रिकवर करके उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया। टीम को 2500 का कैश अवार्ड में घोषित करता हूँ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और भी घातक होगी। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद में चिकित्सक लोगों को आगाह करने में लगे हुए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञ तो माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करें। इन्हीं से सावधानी से हम इस घातक महामारी से बच सकते हैं। 2 वर्षों से आप लोग भी जानते हैं, क्या नाम है, कि कोरोना का काल रहा है और ये वर्ष भी हमारा कोरोना का ही काल रहा है। इसमें क्या नाम है, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, खासकर यंग लोगों की। अब उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकती है या केवल कोरोना भी हो सकता है। ये तो जांच की विषय है या हमारे उनके द्वारा है। रही बात क्या नाम है, इनको जो नाम देना, तो कोरोना में म्यूटेशन होता रहता है। ये वायरस है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है। उसी म्यूटेशन के आधार पे जो जातियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम नाम, वैज्ञानिक हमारे नाम देते रहते हैं, कभी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी डेल्टा। तो वर्तमान में जो क्या नाम है म्यूटेंट वेरिएंट हमारे देश में है, वही क्या नाम है, जो हमने पढ़ा है पेपर्स वगैरह में या जो हमें सूचना मिली उसमें है, वहाँ कम से कम 11-12 क्या नाम है हमारे राज्य हैं और उसमें क्या नाम है 20-25 ज़िले हैं जिसमें डेल्टा वेरिएंट आया है। देहरादून के बीजापुर अतिथि गृह में नित्यानंद स्वामी जन सेवार्थ समिति की ओर से आपातकाल की 40वीं वार्षिकी पर उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने हिस्सा लिया। और इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और समर्पण को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यातनाएं सहने वाले सैलानियों का हम सम्मान करते हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के सम्मान को किस प्रकार और अधिक व्यापकता प्रदान की जाए, इसके जरिए अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का भी अध्ययन यहां पर किया जाएगा। उन्होंने ऐसे लोगों के आश्रितों को भी सम्मान दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में 109 करोड़ की लागत से 29 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 4 योजनाओं का काठ गोदाम सर्किट हाउस में लोकार्पण किया गया और इस दौरान विधायक और बीजेपी सांसद अजय भट्ट भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं पर लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद में सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी, जिसमें कोरोना संक्रमण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है। और मैं कह सकता हूं कि जितना तेज़ी से हमने इस कोविड के समय में भी काम किया है वो आप सबके सामने है। हमने वात्सल्य योजना चलाई और मैं कह सकता हूं कि वो वात्सल्य योजना, किसी का माँ बाप चला गया, अनाथ हो गया है, वही नहीं तो माँ बाप में एक भी बच्चा है लेकिन उसका अर्निंग का कोई साधन नहीं है, उसको भी हमने उसमें लिया है। कोविड के समय में माँ बाप किसी भी बीमारी से चले गए, न कि कोरोना से ही उनको। हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाती जा रही है। वहीं पर आज कोरोना को लेकर कांग्रेस ने जांच घोटाले को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पर राजधानी देहरादून में भी महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और इस घोटाले की सिटिंग जज द्वारा जांच कराने की मांग की गई। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध को नौटंकी करार दिया। उनकी ओर से कहा गया कि आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां पर जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएं।
हरिद्वार की हर की पैड़ी के ऊपर भी हम लोगों ने जो है उपवास का कार्यक्रम किया और हमारे ये स्पष्ट मांग है कि जो कुंभ घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने टेस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सिटिंग जज से जो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगता है कि बिल्कुल कानों के अंदर उंगली देके बैठी है, कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कोरोना महामारी ने पैर पसारे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो टेस्टिंग ना होना रहा है और इन्होंने दिखाया कि टेस्टिंग हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मृत्यु दर बढ़ी है, उसका कारण टेस्टिंग ना होना है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उसके अंदर दोषी है, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए, हमारी ये मांग है। उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर मनोज त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के लिए हर गांव में 100 समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कोऑर्डिनेटर त्रिवेदी की ओर से कहा गया कि संगठन के सबसे छोटे कार्यकर्ता की मेहनत से ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए पदाधिकारियों को अभी से समर्पित कार्यकर्ता तैयार करने होंगे। मैं ये बताया कि संगठन के लोग हमें हर वार्ड में पदयात्रा निकालनी है, ब्लॉक में, गांव में, देहातों में सबको पदयात्रा करके और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और जागृति अभियान चलाना है। पार्टी ने कार्यक्रम संगठन का शुरू किया है, जो निरंतर प्रक्रिया है। संगठन में बदलाव होते रहते हैं, नए लोग जोड़े जाते हैं और घर घर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। अपने ब्लॉक कांग्रेस के थ्रू, शहर कांग्रेस के थ्रू एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें हम लोग 100 कार्यकर्ता हर न्याय पंचायत में बनाएंगे। चारधाम यात्रा को देखते हुए चमोली की जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया, जहां पर जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने निरीक्षण करने के बाद में बद्रीनाथ में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद में नैनीताल में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है, तो वहीं पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें खोल ली है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई। इसके साथ ही नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले और साथ ही ठंडी हवाओं का आनंद यहां पर पर्यटक लेते हुए नजर आए। तो वहीं पर नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनी झील में नौका विहार का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। नैनीताल में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से पर्यटक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कि 2 साल बाद हमें ये हल्का सा मौका मिला है घर से निकलने का। बाकी हमने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, घर से हम कहीं नहीं गए और जब अगर हमारा जरूरी काम से निकलना हुआ है तो हमने पूरी सावधानी बरती है। और अब भी हम यहाँ पे आए हैं तो पूरी सावधानी के साथ आए हैं ताकि कोई परेशानी हमें ना हो। और हमारा ये मानना है कि लोगों को अब भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। अच्छा फील हो रहा है। एज आई एम फ्रॉम दिल्ली, उधर अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रखा है। नैनीताल में आके इट्स फीलिंग वेरी गुड, वेरी सूदिंग एनवायरनमेंट एंड वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कितना एंजॉय कर रहे हैं वादियों को? बहुत ज़्यादा ऐसा कभी मतलब दिल्ली में देखने को मिलता नहीं है। घूमने का तो ऐसे जैसे हाल ही में हमारी शादी हुई है तो हम आए हैं फर्स्ट टाइम नैनीताल में। अच्छा लगा काफ़ी घूम के, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी गर्मी थी और पेंडेमिक में सभी परेशान हो रहे थे, तो आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट देख के इको फ्रेंडली है, काफ़ी पॉजिटिविटी है एनवायरनमेंट में, तो ओवरऑल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेटर फील कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर झीवरहेड़ी गांव में शादी समारोह के दौरान युवकों ने तमंचे से हर्ष फायरिंग करके एक महिला समेत 8 लोग इस दौरान गोली लगने से घायल हो गए हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि झीवरहेड़ी गांव के निवासी यशपाल के बेटे सुनील की शादी थी। शनिवार शाम को उनके घर पर दावत चल रही थी। इसी दौरान कई युवक डीजे पर डांस कर रहे थे, जबकि काफी लोग वहीं पर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी एक युवक ने तमंचा निकालकर हर्ष फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान महिला के सिर में गोली लग गई। महिला को तुरंत सुल्तानपुर लाया गया, जहां से उसे देहरादून के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है और 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब मडा करते हुए शाम का टाइम दारू दूरू पी है लोगों ने, और ऐसे भी आसपास में बाहर के लड़के बुला रखे थे भूलने के, उसमें फायरिंग करी है। बंदे कम से कम 8 घायल हो गए।
उनके छर्रे निकलवाए सुल्तानपुर से। जो चाची पड़ी है मेरी वहाँ मैम से पड़ी है देहरादून। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां के जनपद के लडोरा के गाधारोना मार्ग पर ईंट से भरे हुए ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति समेत 3 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर जमा लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान घायल महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक उनके पापा जी, 2 उनकी बेटी। एक लड़की पूरी रूप से गंभीर रूप से घायल है, जिसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्रक चालक जो मौके से फरार हो चुका अपने वाहन को छोड़कर। और मैंने जब अपने चौकी इंचार्ज संजय गौड़ जी को कॉल किया, वो तत्काल पहुँचे, मौके का जायजा किया, एम्बुलेंस की व्यवस्था बनवाई और उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल भेजने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज पौड़ी पहुंचे, जहां पर पोखड़ा ब्लॉक पहुंचकर सीएम ने जम्मू कश्मीर की सरहद पर शहीद हुए राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करी, उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं पर सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से कहा गया कि शहीद मनदीप सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दें, सरहद पर तैनात मनदीप 25 जून को आकाशीय बिजली गिरने से शहीद हो गए थे। वहीं आज सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। नेगी हमारे बीच पे नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गया है, देश के लिए समर्पित हुआ है और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। और उनके लिए जिन्होंने एक ऐसे बेटे को, सपूत को जन्म दिया है जो देश के खातिर मरा है। मरते तो सभी हैं, कोई चलते मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन देश के खातिर, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच गया है। और ऐसे उसमें मैं उसको अपनी ओर से और अपनी सरकार की, पार्टी सभी की तरफ से और दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। चलिए, फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।